तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा कुणाल दलाल को। तो अभी गुड़गांव में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-25 में JBCN एजुकेशन के जो MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कुणाल दलाल, इनको एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और JBCN एजुकेशन को भारत का सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया। JBCN एजुकेशन को लगातार दूसरे साल ये खिताब मिला है। JBCN एजुकेशन की बात करें तो ये मुंबई में 5 इंटरनेशनल स्कूल्स को ऑपरेट करता है, संचालित करता है। तो इस प्रश्न में कुणाल दलाल का नाम आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 नवंबर को। तो हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि इस दिन स्वतंत्र भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी जयंती होती है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, याद रखना, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिल चुका है, भारत रत्न, कब? 1992 में। और वे 1923 में दिल्ली विशेष सत्र और 1940 में रामगढ़ में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुई थी उसका अध्यक्ष उन्हीं को चुना गया था। उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। अच्छा, ये तो हो गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है, वो 24 जनवरी को मनाते हैं, याद रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर जैकलीन डी रॉस ह्यूजेस को। तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की ये नई सेक्रेटरी जनरल बन गई है, इनका नाम है डॉक्टर जैकलीन डी रॉस ह्यूजेस। वैसे वो इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स की डायरेक्टर जनरल भी हैं और अब वे विश्व कृषि मंच की महासचिव बन गई हैं। डॉक्टर जैकलीन नाम याद रख लो आप। तो ये इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो आंसर होगा हिंडाल्को। तो 2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के अनुसार लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी बनी है हिंडाल्को। मतलब हिंडाल्को कंपनी ने पर्यावरण को ध्यान में रख करके अपना प्रोडक्शन किया है, वो जीरो कार्बन और जीरो वेस्ट को ध्यान में रख करके काम कर रही है। आपको याद भी आएगा, अभी पिछले महीने ही हमने पढ़ा था कि जो हिंडाल्को है वो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य बन गया है। पढ़ा था हम लोगों ने हिंडाल्को। इसकी स्थापना होती 1958 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। इसके चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला और मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पाई है। आदित्य बिरला ग्रुप की ये सब्सिडरी कंपनी है, एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चर कंपनी आप इसे बोल सकते हो। तो हिंडाल्को इसका सही उत्तर होगा, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन ये अभी कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान बेंगलुरु यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर सोशियो इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु में किया गया है। तो ये वास्तविक समय में कर्नाटक और देश की जनसंख्या बताएगी आपको। मतलब ये जो घड़ी है रियल टाइम में जो देश की पॉपुलेशन कितनी होगी और कर्नाटक की पॉपुलेशन कितनी है ये अपडेट कर करके आपको बताती रहेगी। हर 1 मिनट 10 सेकंड में ये अपडेट होती रहेगी। तो याद रखेंगे भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी ये कहाँ पर स्थापित की गई? बेंगलुरु में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहाँ पर शुरू हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो राजस्थान के अजमेर के निकट पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला यह भी शुरू हो चुका है। 9 नवंबर को शुरू हुआ, 15 नवंबर 2024 तक के चलेगा। इस पुष्कर मेले को पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहा जाता है। और ये पॉइंट भी नोट कर लेना कि पुष्कर में ही, राजस्थान के पुष्कर में ही देश का एकमात्र आपको ब्रह्मा मंदिर मिलेगा। अच्छा, पुष्कर से एक और प्रश्न बनता है कि पुष्कर महोत्सव या पुष्कर फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो देखो, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है और पुष्कर मेला आपसे पूछेंगे तो ये राजस्थान में हमने पढ़ा। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में WTA फाइनल का एकल खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा कोको गॉफ।
तो कोको गॉफ आप जानते हो ये अमेरिका की टेनिस प्लेयर है और अभी उन्होंने ही अपना पहला WTA फाइनल का खिताब जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने झैंग किनवेन को हराया है जो कि चाइनीज टेनिस प्लेयर है। अच्छा, ये जो आयोजन है ये हुआ कहाँ पे, मतलब WTA फाइनल का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ? रियाद, सऊदी अरब में हुआ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नवीन राम गुलाम। तो मॉरिशस में लिबर पार्टी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर नवीन राम गुलाम, ये देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी जो मॉरिशस में संसदीय चुनाव हुए थे उसमें इन्होंने जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, उनको हरा दिया है। और अब आप याद रखेंगे मॉरिशस में नए प्रधानमंत्री बन गए हैं नवीन राम गुलाम। अच्छा, अभी मैं आपको 2024 में कुछ देशों में जो नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने थे लेटेस्ट, वो मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मॉरिशस को हम देख लेते हैं। मैप में ये रहा मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होती है, करेंसी है मॉरिशियन रुपी और प्रेसिडेंट यहाँ के पृथ्वीराज सिंह रूपन है। नए प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम बन गए। तो अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 नवंबर को। तो हर साल 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे के रूप में मनाया जाता है। उद्देश्य निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना और थीम भी है हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को तुरंत रोकें, एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024 ये शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा भारत ने। तो भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है अंतरिक्ष अभ्यास 2024। 11 नवंबर को ये शुरू किया जो कि 13 नवंबर 2024 तक चलेगा। तो भारत के अपने तरह के इस पहले अंतरिक्ष अभ्यास का उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित खतरों से निपटना और देश की अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा करना। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में मदद मिलेगी। और इस अभ्यास का उद्घाटन किया हमारे जो दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान ने। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा शिगेरू इशिबा बने हैं। जापान की संसद ने अभी शिगेरू इशिबा को एक बार फिर से देश का प्रधानमंत्री चुना है। इनकी पार्टी का नाम क्या है? लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इनका नाम याद रखना। आज स्टार्टिंग वाले प्रश्न में मैंने आपको प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट 10-15 रिवाइज करवाए थे। तो चलो अब मैं सीधा आपको जापान ले चलता हूँ। देखो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो होती है, करेंसी है येन। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा फिर से बन गए। यहाँ की संसद को डाइट कहते हैं, लैंड ऑफ राइजिंग सन, सूर्योदय का देश, ये जापान को ही कहते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा सुरेश प्रभु को। तो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश प्रभु, जिनको अभी भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद यानी कि इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। बाकी कुछ और अपॉइंटमेंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। पहले आप ऑप्शन में देखो, संजीव खन्ना ये हमारे 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं, आप सभी को पता है। हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने थे। एस परमेश भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के नए डायरेक्टर बन गए हैं 26वें नंबर के। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ पर शुरू हो चुका है? वैसे तो ये प्रश्न हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लो क्योंकि अभी ये शुरू हो चुका है। इसका तो सही उत्तर हो जाएगा बाकू में। तो UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, उन्हीं के बीच में ये सम्मेलन होता है। इस बार ये इसकी 29वीं बैठक हुई है जिसे हम बोलेंगे COP29। कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29। अभी 11 नवंबर को ये शुरू हुई जो कि 22 नवंबर तक चलेगी। कहाँ पे शुरू हुई? बाकू, अजरबैजान में। और याद रखना इसका संबंध जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से है। UNFCCC की बात करें, स्थापना इसकी होती है 1994 में, हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस के वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में टॉप 5 में शामिल पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 की। इस बार ये इसका दूसरा संस्करण था जिसको जारी किया ब्रांड फाइनेंस ने। इसमें पहले स्थान पे लंदन है तो दूसरे स्थान पे न्यूयॉर्क है। लेकिन हमने क्या कहा, टॉप 5 में पश्चिम एशिया का पहला शहर कौन सा है? तो दुबई है। यूनाइटेड अरब अमीरात का दुबई इस लिस्ट में ये 5वें स्थान पर है। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि अभी हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र ये कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी बिम्स्टेक ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना ऊर्जा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आपको याद होगा बिम्स्टेक के नए हेड बने थे इंद्रमणि पांडे और अभी उन्होंने ही ये घोषणा की है, जिसका उद्देश्य होगा बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अधिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देना। तो याद रखेंगे सिंपल सा, बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, बेंगलुरु में। देखो बिम्स्टेक की अगर बात करें, फुल फॉर्म होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से। हेडक्वार्टर ढाका में है, ढाका बांग्लादेश में, और अध्यक्ष हमने का हेड है इंद्रमणि पांडे। और कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं, तो बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश इसके सदस्य देश हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीत लिया है, तो आंसर होगा सामंथा हार्वे ने। तो ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे और अभी इन्होंने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए बुकर पुरस्कार जीत लिया है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर आधारित एक लघु उपन्यास है और सामंथा हार्वे ये अपने इस नॉवल को स्पेस पास्टोरल यानी कि अंतरिक्ष का चारागाह कहती हैं। तो इस बार का बुकर पुरस्कार याद रखना सामंथा हार्वे को मिला है, ब्रिटिश लेखिका है। इनके किस उपन्यास के लिए, ऑर्बिटल के लिए। लास्ट ईयर हमने देखा था ये पुरस्कार आयरिश लेखक है पॉल लिंच, उन्होंने जीता था अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, आपको याद होगा। अच्छा, सबसे पहले भारतीय कौन थे ये पुरस्कार जीतने वाले, तो 1981 में सलमान रुश्दी को मिला था उनके उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लिए, और 1997 में अरुंधति रॉय को मिला था। अच्छा, इसमें विजेता को या विनर को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि मिलती है, तो 50,000 पाउंड। तो अगले में पूछ रहे हाल ही में इंडियन ऑयल के अभी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो आंसर होगा अरविंदर सिंह साहनी। तो देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अभी इसके नए चेयरमैन बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। उन्होंने श्रीकांत माधव वैद का स्थान लिया है। इंडियन ऑयल जिसकी स्थापना होती है 1959 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, ये एक महारत्न कंपनी है। फिर अगले में पूछ रहे हाल ही में विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 14 नवंबर को। तो हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात करें कि 14 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है, जयंती होती है साइंटिस्ट फ्रेडरिक बेंटिंग की, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन ये हमारे शरीर में डायबिटीज को कंट्रोल करता है, और डायबिटीज यानी कि मधुमेह क्या है अगर बोलेंगे तो ये गैर संचारी यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो कि कब होता है, जब हमारा जो पेनक्रियाज है यानी कि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता। इंसुलिन ये अग्नाशय द्वारा स्त्रावित एक पेप्टाइड हार्मोन है। अच्छा, वैसे अगर बात करें इस बार की थीम क्या है, थीम इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। तो अगले में क्या पूछ रहे कि अभी हाल ही में 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 इसको किसने जीता, तो आंसर होगा मुंबई ने। सीनियर वुमेन्स T20 ट्रॉफी 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 16वां संस्करण था, जो कि 17 अक्टूबर को शुरू हुआ और 12 नवंबर 2024 तक चला। फाइनल इसका खेला गया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, और इसको फाइनली जीत लिया है मुंबई ने। किसे हराया, बंगाल को हराया। मुंबई का ये दूसरा टाइटल है। पिछला साल जो इसका 15वां संस्करण था उसको भी मुंबई ने जीता था। इसका आयोजन करता है BCCI और इसमें सबसे सफल टीम रेलवे है। 11 खिताब वो जीत चुकी है। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी वर्ष 2024 में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा या जा रहा है, तो आंसर होगा 43rd नंबर का। तो अभी 14 नवंबर 2024 से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये शुरू हो गया है। 14 से लेकर 27 नवंबर 2024 तक ये चलेगा। कहाँ पे, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, और थीम है विकसित भारत। और इसमें पार्टनर स्टेट इस बार हैं बिहार और उत्तर प्रदेश, तो फोकस स्टेट हैं झारखंड। बाकी अगले प्रश्न में देखें
तो पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा पंकज आडवाणी। तो भारतीय बिलियर्ड्स प्लेयर हैं पंकज आडवाणी और उन्होंने अभी वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। ये उनका 28वां विश्व खिताब है और आप कह सकते हो कि लगातार 7वीं बार उन्होंने ये खिताब जीता है। हुआ कहाँ पे? दोहा कतर में। और इन्होंने फाइनल में किसे हराया? तो रॉबर्ट हॉल को हराया है जो कि इंग्लैंड के प्लेयर हैं। आपको इनसे संबंधित बता दूं कि इन्होंने 2006 में जो दोहा में और 2010 में जो ग्वांगझाऊ चाइना में जो एशियन गेम्स हुए थे वहां पर भी भारत के लिए गोल्ड जीता था बिलियर्ड्स में। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। तो हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। वैसे आप जानते हो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। और बिरसा मुंडा की बात करें तो इनको देश भर के आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका जो गणराज्य देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, अभी इस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने की घोषणा हुई है। पूछ रहे डोमिनिका जो ये देश है इसकी राजधानी क्या है? तो आंसर होगा रोसेऊ। तो डोमिनिका रिपब्लिक ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में एक देश है और इसने अभी अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है। और अगर इस सम्मान का नाम क्या है अगर पूछें तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। आपको याद होगा इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि जब मोदी जी रशिया गए थे वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था, उसका नाम क्या है? उस सम्मान का नाम पूछ लिया तो उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी भारत जो है ये किस देश से पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो इसका सही उत्तर होगा रशिया से। तो अभी भारत ने पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अभी रशिया के साथ समझौता किया है और इसमें भारत की तरफ से ये जो समझौता है ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो इस समझौते के तहत रशिया जो है ये भारत को पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और फिर दोनों मिलकर के इसे डेवलप करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी क्राफ्ट सिस्टम है, जैसे ये प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले हथियारों और क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। इसके रेंज की बात करें तो 36 किलोमीटर दूरी और ऊंचाई में अगर बात करोगे तो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को पहचानने और नष्ट करने में ये सक्षम है। तो ये है पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ से की गई या कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी उन्होंने ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया है। इस बस में एक साथ 65 यात्री बैठ कर के यात्रा कर सकते हैं और इसमें कहा गया कि इसमें यात्रियों को डिजिटल अगर भुगतान करते हैं यात्री तो 10% का डिस्काउंट भी उनको दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है जो कहाँ शुरू हुई? लखनऊ में। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो आंसर होगा आर्मेनिया। तो स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड ये इसको हमने ही तैयार किया है। ये मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम आकाश है और अभी इसका पहला बैच भारत से आर्मेनिया भेज दिया गया है। आकाश ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। अभी भारत ने आर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति की है और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम पिनाका है इसको भी खरीदा है। तो ये भी ध्यान रखना बात। आपको याद होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसे पहले भारत से इसे किस देश ने खरीदा है? तो फिलीपींस ने खरीदा है। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का
नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो आंसर हो जाएगा पीट हेगसेथ। तो अभी हमने पढ़ा भी था, डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। अभी 20 जनवरी 2025 को ये राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ले लेंगे। वे रिपब्लिकन पार्टी से हैं, आपको पता है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, जिसका रंग लाल होता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं ये, जिसमें से कुछ एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं तो रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ बनाए जा रहे हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स, तुलसी गबार्ड इनको नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर बनाया, यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत बनाया जा रहा है एलसी स्टेफनिक को, और इनके अलावा एलन मस्क और विवेक रामास्वामी इनको डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे आप हिंदी में बोलोगे सरकारी दक्षता विभाग, इसका प्रमुख बनाया है, जिसका काम होगा सरकारी विभाग के खर्चों में जो धोखाधड़ी होती है, जो बर्बादी होती है, उसको समाप्त करना। बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी, आप आराम से रीड कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन रहे हैं? 47वें नंबर के। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी 2024 FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप निशानेबाजी ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली। तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप शूटिंग 2024 अभी 9 से लेकर 13 नवंबर 2024 तक ये हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में, नई दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। और इसका आयोजन किसने किया? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन ने, और इसी को शॉर्ट में FISU के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार इसका मैस्कॉट यानी कि शुभंकर था ट्रंकी, जो रिप्रेजेंट करता है एक हाथी को। बात करें यहाँ पे भारत ने कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल 24 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 6 ब्रोंज मेडल हैं। और इनमें 2-3 भारतीयों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एक पलक गुलिया। इन्होंने यहाँ पे 4-4 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। इन्होंने भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। और इस तरह से ये यहाँ पे भारत के सबसे सफल निशानेबाज रहे। बाकी देखो यहाँ पे एक खिलाड़ी हैं, एक शूटर हैं जिनका नाम है भवगेत सिंह गिल। इंडिविजुअल कैटेगरी में एकमात्र भारत के लिए यहाँ पे ये गोल्ड लेकर के आए हैं, यानी कि सिंगल्स की कैटेगरी में। तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। बाकी ये जो FISU है, जिसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ, या इंग्लिश में आप बोलोगे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना होती है 1949 में, हेडक्वार्टर लोजेन यूनिवर्सिटी स्विट्जरलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य ने आओ और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नाम से एक पहल शुरू की है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने राज्य की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आए और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें नाम से एक पहल शुरू की है। ये 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और हरित ऊर्जा राज्य में बदलने की राज्य सरकार की पहल का एक हिस्सा है। वैसे आपको याद होगा कि जो भारत है वो जापान को पीछे छोड़ करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? तो आंसर होगा नंगली किठौर। तो अभी मेरठ के नंगली किठौर को उत्तर प्रदेश का पहला तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। तो ये इतना सा पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया कहां पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी खेल परिसर में 15 और 16 नवंबर को। थीम भी है समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। बोडोलैंड वैसे ही असम की ट्राइब है, जनजाति है बोडोलैंड। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च भारत क्यों मायने रखता है, या इसी को कहेंगे व्हाट भारत मैटर्स, ये बुक है और इसको किसने लिखा है? प्रश्न ये है। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने, जो कि आप जानते हो हमारे कौन है, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। और इन्होंने ही अभी अपनी नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है वाई भारत मैटर्स, भारत क्यों मायने रखता है। और इसे कहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया? तो दुबई में जो मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी है वहीं पे
इस बुक को लॉन्च किया गया। ये बुक बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की उभरती भूमिका पर केंद्रित है। तो अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा हर साल 16 नवंबर को। तो हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर 1966 को भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अच्छा, इस बार की थीम भी है। क्या है थीम? प्रेस का बदलता स्वरूप, द चेंजिंग नेचर ऑफ प्रेस। अच्छा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय प्रेस परिषद की, तो इसकी स्थापना होती 1966 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मिल जाएगा। इसके अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रजनेश गुणेश्वरन ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका संबंध किस खेल से है, ये प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा टेनिस। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं प्रजनेश गुणेश्वरन, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। और आपको बता दूं, उन्होंने 2018 में जो जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उसमें ब्रोंज जीता था भारत के लिए। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में बाली यात्रा उत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? या यूं पूछ सकते हैं, बाली यात्रा उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो उसका सही उत्तर तो हो जाएगा उड़ीसा में। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एसएससी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, बाली यात्रा उत्सव कहां पे मनाया जाता है? तो वही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। तो देखो, इसे बाली यात्रा या बाली यात्रा दोनों तरह से पूछा जा सकता है। आप कह सकते हो ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेड फेयर है, यानी कि एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से ये एक है। और ये अभी उड़ीसा के कटक जिले में शुरू हुआ है। ये उत्सव उस दिन की याद में मनाया जाता है जब प्राचीन काल में उड़ीसा के नाविक इंडोनेशिया के बाली, जावा, सुमात्रा और बोर्नियो द्वीप और श्रीलंका जैसे देशों की यात्रा पर जाते थे। तो इन यात्राओं का उद्देश्य था व्यापार और सांस्कृतिक प्रसार करना। तो सिंपल सा याद रखेंगे एक लाइन में कि बाली यात्रा उत्सव का संबंध किससे है? उड़ीसा से है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जोल जीबी मेला 2024 का आयोजन ये कहां पे हुआ? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने ही पिथौरागढ़ में जोल जीबी मेले का उद्घाटन किया है और इसे एक अमूल्य विरासत बताया जो कि भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 20 फुट। तो अभी दिल्ली के बांसेरा पार्क में बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती पर, जो अभी हमने 15 नवंबर 2024 को मनाई, तो उनकी जयंती पर उनकी 20 फुट ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। इसकी ऊंचाई तो 20 फुट हो गई। इसका कुल वजन की बात करेंगे तो 3000 किलो की है ये। आपको याद होगा भी कल परसों ही हमने पढ़ा था, अभी दिल्ली में ही सराय खालो खां चौराहे का नाम बदलकर बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया था। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में हरभजन सिंह और किसे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा। तो पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं हरभजन सिंह, ये आप जानते ही हो, और हमारी महिला टेनिस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा, जिनको अभी दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का खेल राजदूत बनाया गया है। वैसे तो टोटल पूरी दुनिया से टोटल 4 खिलाड़ियों को खेल राजदूत स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया, पर उनमें से 2 भारतीय हैं, तो ये नाम हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे सानिया मिर्जा से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वो भी मैं आपको कराता हूँ कि WTA युगल रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला टेनिस प्लेयर कौन है? तो वो यही है सानिया मिर्जा। तो याद रखना प्रश्न क्या है, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा, इनको दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का अभी खेल राजदूत स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया गया, इतना सा याद रखो। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में दुनिया का पहला उच्च ऊंचाई वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख में। तो देश में पैरा एथलीटों को ट्रेनिंग देने के लिए ये दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये स्थापित किया जाएगा लेह लद्दाख में। और जो अगले जो आपके पैरालंपिक्स होंगे 2028 में होंगे ना लॉस एंजल्स अमेरिका में, तो उसके लिए यहाँ पे खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। तो याद रखेंगे दुनिया का पहला सबसे ऊंचाई पर जो पैरा स्पोर्ट्स सेंटर है कहां पर स्थापित किया जाएगा? लेह लद्दाख में। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी फॉर्च्यून मैगजीन की पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी।
तो अभी नवंबर में ही अमेरिका की फॉर्च्यून मैगजीन ने पहली फॉर्च्यून पावरफुल बिजनेसमैन 2024 की लिस्ट को जारी किया है और इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय हैं मुकेश अंबानी। वो इस लिस्ट में 12वें स्थान पर हैं और इस लिस्ट में टॉप पर एलन मस्क हैं, जो कि टेस्ला के या कह दूं स्पेस एक्स के या कह दूं ट्विटर के जो मालिक हैं एलन मस्क, वो इस लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। ध्यान रखना ये भी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ये जो द फेबल है ये मनोज बाजपेयी की फिल्म है जिसने अभी 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कॉन्स्टेलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं राम रेड्डी। लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो ये एक वार्षिक फिल्म फेस्टिवल है जो कहाँ होता है, इंग्लैंड में होता है। कि अभी मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया केयर थेलविग ने। तो मिस यूनिवर्स 2024 की हम बात कर रहे हैं, इस बार ये कौन सा संस्करण था, 73rd नंबर का। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, मैक्सिको में, और ये खिताब जीत लिया है विक्टोरिया केयर ने। 21 साल की हैं ये विक्टोरिया केयर और कहाँ की हैं, तो डेनमार्क की हैं। और आप कह सकते हो डेनमार्क की ये पहली है जिन्होंने ये खिताब जीता है, मतलब ये डेनमार्क से पहली मिस यूनिवर्स बनी है। विक्टोरिया केयर इनका नाम है, तो इनका नाम हमें याद रखना है। तो 3 बातें आपको याद रखनी है। मिस यूनिवर्स 2024 की हम बात कर रहे हैं, 2024 में कौन सा एडिशन है, 73rd नंबर का, कहाँ पे हुआ, मैक्सिको में हुआ, किसने जीता, विक्टोरिया केयर ने जीता, और ये कहाँ से हैं, ये डेनमार्क से हैं। चलो देखो फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 17 नवंबर को। तो हर साल 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। मिर्गी ये एक मस्तिष्क विकार है जिसके कारण बार बार दौरे पड़ते हैं। ये दुनिया भर में चौथा सबसे आम न्यूरोलॉजिकल विकार है। अच्छा, ये तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है। आपको याद होगा एक अंतरराष्ट्रीय मिर्गी दिवस भी होता है, इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे, जो हर साल फरवरी को दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। वैसे 17 नवंबर को हम 2 और दिवस मना रहे हैं, एक तो अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस और सड़क यातायात पीड़ितों की याद में विश्व दिवस भी होता है 17 नवंबर को। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे नाइजीरिया का दूसरा सर्वोच्च सम्मान जिसे कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नाइजीरिया की यात्रा पर थे और वहीं पर उन्हें नाइजीरिया का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान मिला है जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। और ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को नाइजीरिया का ये सम्मान मिला हो, और आप वैसे कह सकते हो कि ये सम्मान पाने वाले वो दूसरे विदेशी व्यक्ति हैं, क्योंकि उनसे पहले बस 1969 में एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी नागरिक व्यक्ति थी जिनको ये सम्मान मिला था। तो इसलिए भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो पहले मैं आपको नाइजीरिया ले चलता हूं। देखो ये रहा मैप में नाइजीरिया, कैपिटल होती है अबुजा और करेंसी होती है नाइजीरियन नायरा, प्रेसिडेंट है बोला टिनुबा। अभी कुछ समय पहले ये नए बने थे। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी हाल ही में लॉन्च माँ मदर नाम की बुक को किसने लिखा है, तो आंसर होगा डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोदावत ने। तो बुक का नाम माँ मदर है। इसको लॉन्च किया विधि एवं जो न्याय मंत्री हैं, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं अर्जुन राम मेघवाल ने। और लिखा किसने है, लेखक कौन है, तो केरल के जो राज्यपाल है गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, उनके अतिरिक्त सचिव हैं डॉक्टर देवेंद्र घोदावत, उन्होंने ही इस बुक को लिखा है। तो ये जो बुक है ये उस गहरे भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध पर प्रकाश डालती है जो एक माँ और उसके बच्चे के बीच के रिश्तों को परिभाषित करती है। तो बुक का नाम, लेखक का नाम याद रखना। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने रीप्रेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो रीप्रेक्स का मतलब होता है रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज, मतलब ये एक प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास है जिसका आयोजन अभी 12 से लेकर 14 नवंबर 2024 तक हुआ। कहाँ पे, पारादीप उड़ीसा में, जिसका उद्देश्य था समुद्री प्रदूषण को रोकना। मतलब समुद्र में जो तेल रिसाव हो जाता है और अन्य समुद्री प्रदूषण होता है उसकी घटनाओं को रोकने की तैयारी करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था।
आयोजन किसने किया? भारतीय तटरक्षक बल ने। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ यूनिकॉर्न तकनीक के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा जापान। तो अभी भारत और जापान ने रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है, जिसके तहत जापान जो है ये भारतीय नौसेना के जहाजों पर यूनिकॉर्न मस्तूल लगाने के लिए सहयोग करेंगे। और ये जो यूनिकॉर्न मस्तूल है ये जहाजों की स्टील्थ क्षमता बढ़ाएंगे। यूनिकॉर्न का मतलब होता है, यहाँ पे यूनिकॉर्न का मतलब क्या हो गया? यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, इसे नोरा 50 के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कई एंटीनों को एक मस्तूल पर एक सिंगल सपोर्टेड कॉलम पर जोड़ा जाता है। इससे जहाजों की क्षमता बढ़ जाती है। मस्तूल मतलब क्या हो गया? जहाज के ऊपर टॉप एक एंटीना की तरह निकला होता है, उसी को बोला जा रहा है मस्तूल। अच्छा, भारत में इसका निर्माण कौन करेगा? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जापान की सहायता से इसका निर्माण करेगा और इसका मुख्यालय याद रखना बेंगलुरु में है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किसने नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा खेल व युवा मंत्रालय ने। वैसे हमारे जो खेल व युवा मंत्री हैं कौन है? तो आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। तो अभी खेल मामले और युवा मंत्रालय ने खेलों में डोपिंग से निपटने के लिए अभी नो योर मेडिसिन एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है कि अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडिसिन खा रहा है तो वो इस एप्लीकेशन की मदद से ये जान सकता है कि वो मेडिसिन जो ले रहा है वो डोपिंग के अंदर आती है या नहीं आती। मतलब वो उसके लिए सेफ तो है ना, इसमें कोई ऐसे केमिकल्स तो नहीं मिले हुए कि उस पर डोपिंग के आरोप लग जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो न चाहते हुए भी डोपिंग के अंदर फंस जाते हैं, उन पर डोपिंग के आरोप लग जाते हैं। डोपिंग मतलब कि आपने ऐसी जो दवाइयों का इस्तेमाल किया है, ऐसे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया है जो कि यहाँ पे वर्जित हैं, बैन होते हैं। अनजाने में वो इस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें कोई केमिकल ऐसा चला गया, तो बहुत सारे खिलाड़ियों को इस बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। तो वो नॉलेज ही देना इसका मकसद है इस एप्लीकेशन का। तो ये जो एप्लीकेशन है ये एंटी डोपिंग जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देगी। इसे तैयार किया है नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने, जिसकी स्थापना होती है 2005 में और हेडक्वार्टर इसका याद रखना नई दिल्ली में है। देखो नाडा जो होती है ना, ये भारत के लिए है और पूरे वर्ल्ड के लिए जो है एंटी डोपिंग एजेंसी उसको कहते हैं वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 1999 में। हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो अगले में पूछ रहे हैं कि आरबीआई ने अभी किसे डीएसआईबी के रूप में नामित किया फिर से? तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डीएसआईबी मतलब डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। तो आरबीआई जिस भी बैंक को ये दर्जा देता है, इसका मतलब है कि वो भारत का सबसे इंपॉर्टेंट बैंक हो गया है। आरबीआई का मानना है कि अगर ये कभी फेल हो जाते हैं, वैसे तो आरबीआई कहता है ये कभी फेल नहीं होंगे, लेकिन अगर ये फेल हो जाते हैं तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर, उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे ये कहता है टू बिग टू फेल। तो एक बार फिर आरबीआई ने इन तीनों बैंकों कौन कौन से, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक को डीएसआईबी के रूप में नामित किया है। इसीलिए ये प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं। मतलब कोई नया बैंक नहीं जुड़ा है, ये तीनों बैंक की हैं। ये भी मैं आपको बता दूं आरबीआई ने इनको कब ये दर्जा दिया था या कब इसमें शामिल किया। तो 2015 में एसबीआई को, 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और 2017 में एचडीएफसी बैंक। तब से ये तीन ही इसमें जुड़े हुए हैं, न कोई हटा है न कोई ऐड हुआ है। मतलब आरबीआई के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं ये। बाकी बात आरबीआई की है तो आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। और किस समिति की सिफारिश पे की स्थापना होती है? यंग हिल्टन आयोग। और नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। गवर्नर वर्तमान में है शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के हैं।